हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पिरिडीन की रिएक्शंस। और रिएक्शंस में हम कौन कौन सी रिएक्शंस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है। और फिर इसकी रिएक्शंस में होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, जो हमने पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन में भी की थी, वही सेम रिएक्शंस हम रिपीट करेंगे। और ये चेक करेंगे कि पिरिडीन जो पायरोल, फ्यूरान, थायोपिन थे उन तीनों से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, और कौन सी रिएक्शंस में वो कम या ज़्यादा रिएक्टिव है, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ पिरिडीन। कल जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसमें हमने किया था पिरिडीन का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, इसका मतलब कि इधर ये जो कंजुगेशन है, ये जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनमें इन्वॉल्व नहीं है। पायरोल के केस में क्या था, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। एक लोन पेयर पायरोल में भी नाइट्रोजन के पास था, लेकिन पायरोल में ये वाला जो लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में था। p ऑर्बिटल में होने की वजह से क्या था, ये इस रिंग के अंदर डिलोकलाइज था इलेक्ट्रॉन, इसलिए किसी भी बेस को या प्रोटॉन को अगर मतलब लोन पेयर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो वो पॉसिबल नहीं था। ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता यहाँ से। लेकिन पिरिडीन के केस में क्या है, पिरिडीन में कंजुगेशन जो एरोमेटिसिटी थी वो तो पहले ही बन चुकी है। ये लोन पेयर यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और इस वजह से कोई भी अगर एसिड आता है या इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इजीली उनको डोनेट कर सकता है। इसलिए पिरिडीन क्या है, बेसिक इन नेचर है। जो नॉर्मली अमीन्स का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नेचर होता है कि बेसिक ही होते हैं अमीन, तो ये भी बेसिक है। और पायरोल न्यूट्रल कंपाउंड था, थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर थे इसके अंदर, लेकिन बहुत ही माइल्ड एसिड था। लेकिन बेसिक तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर हम पिरिडीन की रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, ये इसके पास लोन पेयर, हम बेसिसिटी ऐसे चेक करते हैं कि अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये इस प्रोटॉन को दे देगा, नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कंपाउंड बन गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पिरिडीन बेसिक है, और इसकी जो बेसिसिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब बेसिक तो है इन नेचर, लेकिन काफ़ी वीक बेस है। इसका रीज़न क्या है कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। अगर हम नॉर्मली अमीन्स की बात करें, जैसे मैंने NH2 ले लिया यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होता है वो इजीली बाहर निकल सकता है, और sp2 में टाइटली हेल्ड होता है। इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो लोन पेयर है वो इजीली रिमूव नहीं होता, मतलब इजीली किसी को भी नहीं दिया जाता है। इसलिए इसकी जो बेसिक तो है इन नेचर, लेकिन बेसिसिटी काफ़ी कम है इसकी। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शंस करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, मेनली रिडक्शन रिएक्शंस हम मेटल को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो कैटालिटिक रिडक्शन ही करते हैं। जब भी कैटालिटिक रिडक्शन होता है उसमें फुल्ली रिड्यूस हो जाते हैं कोई भी कंपाउंड है। तो ये पिरिडीन है। अगर हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन करवाते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, कोई भी मेटल ले सकते हैं हम इनमें से, तो ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड। इधर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड था, इसकी वैलेंसी कंप्लीट थी, लेकिन यहाँ पर सब कार्बन के ऑल द 5 कार्बन आइटम्स और नाइट्रोजन 6 के पास क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा। और इस कंपाउंड का नाम है पाइपिरिडिन। पिरिडिन से पाइपिरिडिन बन गया। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडेशन। जब हम पिरिडीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है पिरिडीन में, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा,
ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे pyridine एन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए pyridine एन ऑक्साइड। तो pyridine का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्साइड बनती है। और मेनली हम ऑक्सीडेशन बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एक मैं लिख देती हूँ कोई भी, तो पर बेंजोइक एसिड, ये है पर बेंजोइक एसिड या फिनाइल पर बेंजोइक एसिड। जब एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है तो ये रह जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो जब भी pyridine की पर बेंजोइक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे वहाँ पर pyridine एन ऑक्साइड बनेगा और साथ में बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब हम रिएक्शंस करेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अब तक हमने मेनली यही वाली रिएक्शंस डिस्कस की थी, बाकी के 3 कंपाउंड्स में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या है, pyridine की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स दीज रिएक्शंस वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू पायरोल, फ्यूरान एंड थायोटीन। इसका रीज़न क्या है कि ये जो रिएक्टिविटी है कम क्यों है? पहले दोनों का मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये पायरोल, pyridine। इस कंपाउंड में देखो क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ रिंग को दे रही है। इसलिए यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर रिंग में डिलोकेलाइज तो है नहीं, वो तो किसी भी बेस के किसी भी एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं उसे। और इस केस में नाइट्रोजन तो दोनों ही केसेस में क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। दोनों केसेस में ये वाला पॉइंट सेम है कि ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेके आता है। लेकिन यहाँ पर देने के लिए तो कुछ नहीं है, ये अपना लोन पेयर या कुछ भी रिंग में तो डिलोकेलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पर कार्बन्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मुझे थोड़े से कन्फ्यूजन हो गया शायद। पायरोल में नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का यहाँ पर भी -I इफेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर है और बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी ये लोन पेयर इस रिंग में डिलोकेलाइज है, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दे रही है। इसी वजह से ये रिंग में जा रहे हैं। एक तरह से क्या है कि इन कार्बन्स के पास ही आएंगे तो इन चारों कार्बन्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये वाला तो कि कहाँ पर ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम pyridine की बात करें तो pyridine में क्या है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर तो इसका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ये इस रिंग के अंदर डिलोकेलाइज नहीं है। दूसरा -I इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाकी के कार्बन से अपनी तरफ ले रही है, तो कार्बन्स के पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी सी कम होती हैं। और दूसरी बात की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम करवाते क्या है, हेलोजिनेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन करवाते हैं, इन सब में एसिड्स यूज होते हैं। तो जब भी pyridine के साथ हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो इस एसिड के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। तो अब तो लोन पेयर जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाती है। जरूरी नहीं हाइड्रोजन ही हो, अगर हम कोई अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं उनमें भी जो भी स्पीसीज होगी वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे हमने यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किया, तो बेसिक कैरेक्टर में भी क्या था, pyridine हाइड्रोजन के साथ या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ बॉन्ड बना लेती है। इसी तरह से हमने बेसिक कैरेक्टर को यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है कि एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी खींचेगा कार्बन से अपनी तरफ। और इसी वजह से जब कार्बन्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर कैसे अटैक करेंगे, उनके तो खुद के पास ही कम है। इसलिए pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफ़ी कम होती हैं और वो काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं।
माइल्ड कंडीशंस में हम ये वाले रिएक्शंस नहीं करवा सकते हैं। और इसमें सिर्फ हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन यही रिएक्शंस होती हैं। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शंस नहीं होंगे। तो चलो एक बार डिस्कस करते हैं हम। पहले मैं आपको हेलोजिनेशन बताती हूँ। हेलोजिनेशन रिएक्शन पीरियड में 3 ही रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। पीरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन थर्ड पर होती हैं। यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है। अगर हम इधर से जाते हैं तो फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन को मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ थर्ड कार्बन पर होगी। अगर इधर से जाएंगे तो थर्ड कार्बन ये वाला होगा, इसलिए अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन के ऊपर ब्रोमीन या जो भी हेलोजिनेशन हम ले रहे हैं वो लगेगा। तो कोई भी हेलोजिनेशन रिएक्शन करवानी हो या तो थर्ड कार्बन पर लगानी है या फिर थर्ड और फिफ्थ दोनों कार्बन पर। मोनो हेलोजिनेशन और डाई हेलोजिनेशन दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट हम करवाते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप सबको पता है नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। इसके लिए हम लेंगे ये वाले रिएजेंट्स और वही थर्ड कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। 3 नाइट्रो pyridine। इसी तरह से इनकी नेमिंग कर लेना, 3 ब्रोमो pyridine और 3,5 डाई ब्रोमो pyridine। नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड्स यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशंस में ही ये वाली रिएक्शंस होती हैं। SO3H ग्रुप लग जाएगा, 3 pyridine सल्फोनिक एसिड। इसमें हम इसको लास्ट में यूज करेंगे, 3 pyridine सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्शंस हैं। अभी इसमें जैसे हमने पायरोल या फ्यूरानथाइपिन के केस में किया था कि मैकेनिज्म क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का और ओरिएंटेशन क्या होगी। यहाँ पर तो रिएक्शंस में तो बता दिया कि थर्ड कार्बन पर हो रही है, लेकिन बाकी अदर कार्बन्स पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों नहीं हो सकता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म करवा देती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम रहेगी। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैकेनिज्म कर रहे हैं तो ही हम ये स्टेप 1, 2, 3 ऐसे करेंगे। अगर हमें ओरिएंटेशन करनी है तो सीधा हम अटैक दिखाएंगे, अटैक एट कार्बन सेकेंड, अटैक एट कार्बन थर्ड और फोर्थ जो भी होगा। तो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो कोई भी एक स्पीसीज ले लेंगे हम। जनरल मैकेनिज्म करवा रहे हैं तो ई ही लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये इसका काउंटर आयन Z नेगेटिव बन गया है। स्टेप 2 होगा इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवा रहे हैं, पॉजिटिव स्पीसीज है तो जो भी कंपाउंड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर तो कार्बन ही है, जो भी कंपाउंड्स हम यूज करेंगे सब में कार्बन ही होते हैं, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा ही कार्बोकैटायन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। pyridine की जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमने जनरेट किया है उसके साथ रिएक्शन किसी भी एक, यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि थर्ड कार्बन के ऊपर अटैक होता है। तो थर्ड कार्बन देखो, अगर हम ये इस वाले बॉन्ड का अटैक दिखाएंगे तो यहीं पे होगा, सेकंड कार्बन हो गया।
ये बॉन्ड हमने इधर इस तरह से लगाया है। अगर हम इसका अटैक दिखाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे और ये थर्ड कार्बन है इधर इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जो हम इधर से भी कर सकते हैं, अगर इस बॉन्ड का हम अटैक दिखाएंगे, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको बॉन्ड देखना है कि किस तरह से लगाना है। अगर ये वाला बॉन्ड मैंने इधर लगा दिया होता, बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज कर दी होती, तो हम इधर से दिखा देते। तो सिर्फ जो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है उसका अटैक तो हम नहीं दिखा सकते। उसका अटैक दिखाने से क्या होगा, सेकंड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ दिखाना है, थर्ड पर। तो या तो हम इसको दिखाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर करते हैं तो थर्ड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल है, फोर्थ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस बॉन्ड का अटैक दिखाते हैं तो थर्ड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल है और जो इधर से काउंटिंग करेंगे फिर हम सेकंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला नजदीक पड़ता है, इधर से मैं इसका अटैक दिखाती हूँ। ये बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है। इस कार्बन के ऊपर हम इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे और यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन बन गया। अब हम बनाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि ये कार्बोकैटायन कैसे रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, इधर तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं इसके साथ कंजुगेशन में, तो ये वाला बॉन्ड ही है, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब भी कार्बोकैटायन पॉजिटिव स्पीसीज बनती है, हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें एक ही एरो घुमाना होता है कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से इधर आ जाएगा, इन दोनों कार्बन के पास बॉन्ड बन गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड इधर एज इट इज है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ है इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर दिखाएंगे। जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड इधर था वो अब इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया और यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके बाद और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं इसके, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं पिरिडिन के केस में कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन तो यही बन गया था, अभी हमने इसके मतलब ये कैसे रेजोनेंसली स्टेबलाइज है ये भी इसी स्टेप में दिखाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में। अब है नेक्स्ट स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उसी कार्बन से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल था, इधर पॉजिटिव चार्ज था, जो कार्बोकैटायन बना था उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये वाला कार्बोकैटायन बना था, अब सभी कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, बाकी की हमें जरूरत है नहीं। जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है हम उसके हाइड्रोजन को यहाँ शो कर देते हैं। अब जब हमने फर्स्ट स्टेप करवाया था मैकेनिज्म का, उसमें क्या था, एक काउंटर आयन भी बचा था, जेड नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, हम जो रिएजेंट यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन पर तो कुछ फर्क हुआ नहीं कि यहाँ पे क्या था, इसका पहले बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, अब इधर कार्बन के साथ हो गया, न्यूट्रल है। इस कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे ही इधर बॉन्ड बना तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स इधर एज इट इज लगा दिए हमने, थर्ड बॉन्ड इधर आ गया है और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो यही था, ये है मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन pyridine। अब हम करेंगे इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन कि pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, कौन से कार्बन्स पे, वो तो रिएक्शंस हमने पहले डिस्कस कर ली, तो डायरेक्टली बता दिया कि थर्ड कार्बन पर अटैक होगा। लेकिन हम ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, चेक करेंगे अलग अलग जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, फिर उनसे जो कार्बोकैटायन, जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, उसकी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जिस भी केस में वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, इसका मतलब वही रिएक्शन ज़्यादा पॉसिबल है और वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये है हमारे पास, या तो इलेक्ट्रोफाइल इस सेकंड कार्बन के साथ अटैक हो
अटैच हो सकता है, C2 थर्ड के साथ भी हो सकता है, या फिर फोर्थ कार्बन C4 के साथ। अगर हम इधर आते हैं फिफ्थ कार्बन के ऊपर, ये सिमिलर है थर्ड कार्बन के, तो दोनों में से हम एक ही डिस्कस करेंगे, थर्ड या फिफ्थ दोनों के अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेम जो सिक्स्थ कार्बन है ये सेकंड के सिमिलर है, तो टोटल यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो सेकंड कार्बन पर अटैच हो सकता है, या थर्ड पर, या फिर फोर्थ पर। तो पहले हम सेकंड कार्बन से चलते हैं। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट कार्बन सेकंड। सेकंड कार्बन पर अटैक है तो इसका डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो इधर है, हम इस बॉन्ड का अटैक दिखाएंगे। इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। अब हम ये जो कार्बोकैटायन बन गया है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं साथ के साथ ही। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया है। अब जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर एज इट इज है, और यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इस बॉन्ड को इधर दिखाएंगे। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हैं ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोकैटायन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है सेकंड कार्बन पर। अब हम दिखाएंगे अटैक एट कार्बन 4 कर लेते हैं पहले, फोर्थ कार्बन। इलेक्ट्रोफाइल या फोर्थ कार्बन ये वाला है, इसके साथ डबल बॉन्ड ये अटैच है, तो हम इस बॉन्ड का अटैक दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हम सिंगल एरो लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल और पेरिडीन जो भी हम कंपाउंड लेते हैं उनके बीच में रिएक्शन होकर कोई प्रोडक्ट बनता है, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन, उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पर डबल हेडेड एरो लगाएंगे। ये बॉन्ड एज इट इज है, फोर्थ कार्बन पर अटैक दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया और इस कार्बन पर इधर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम एरो लगाएंगे डबल हेडेड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड यहाँ एज इट इज है, इस बॉन्ड के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, इधर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये बन गए ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम अटैक करवाते हैं फोर्थ कार्बन पर। अब हम अटैक करवाएंगे कार्बन थर्ड पर। अटैक एट थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पर अटैक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होंगे जैसे हमने मैकेनिज्म में करवाए थे, क्योंकि वहां पर भी हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मतलब मेन रिएक्शन थर्ड कार्बन पर ही करवाई थी, तो बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं। पहले हम रिएक्शंस करवा के कार्बोकैटायन बनाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इस कार्बोकैटायन के, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज।
ये डबल बॉन्ड इधर एज इट इज है, ये इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये डबल बॉन्ड हमने इधर लगाया और ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो इधर डबल बॉन्ड आ गया है इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर इलेक्ट्रोफाइल था एज इट इज है, और ये जो इधर ये वाला डबल बॉन्ड था ये भी एज इट इज है। इसके बाद तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं इसके। अब हम इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। पहले तो नंबर्स देखते हैं कि तीनों में सेम है या किसी में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो तीनों ही केसेज में तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। मतलब इसके बेसिस पर तो स्टेबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते। तो एक तो ये पॉइंट देखते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कार्बोकैटायन या जो भी इंटर कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नंबरिंग सब में सेम है। अब हम ये चेक करेंगे कि किसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम अटैक सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन की बात करें तो इन तीनों दोनों केसेस में एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमने सेकंड कार्बन पर अटैक देखा तो यहाँ पर क्या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर फोर्थ कार्बन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें क्या है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसका मतलब वो कम स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल होता है। तो पॉजिटिव इन दोनों केसेस में जब अटैक सेकंड और फोर्थ कार्बन पर है तो एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। अगर हम थर्ड कार्बन पर अटैक होता है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, थर्ड कार्बन पर पहले में भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जब थर्ड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ऐसा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया हो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हो। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन के वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक थर्ड कार्बन पर होता है। पिरिडिन में जो ये रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये थर्ड कार्बन पर होंगी। अब एक रिएक्शन और रह गई है इसके अंदर, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो भी हमने फ्यूरान पायरोल वगैरह डिस्कस किए थे उसमें ये वाली रिएक्शंस नहीं थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे ना कि उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन पिरिडीन में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस काफ़ी कम होती है उनके अंदर। इसका रीज़न क्या था कि रिंग के पास में जो कार्बन्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसी वजह से वहाँ पर क्या हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस तो इजीली हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, वो ऐसे ही एटम या ऐसे स्पीसीज चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। तो इस कंपाउंड में पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है चिची-बेबियन रिएक्शन। सबसे पहले हम ये वाले रिएक्शन डिस्कस करेंगे, पहले 2-3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की तरह इसका मैकेनिज्म करेंगे और ओरिएंटेशन करेंगे हम। चिची-बेबियन रिएक्शन, इसमें इसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होगी लेकिन लिखने का तरीका एक और भी हो सकता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज। इस तरह से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन दोनों की ही सेम होती है। तो दोनों रिएक्शंस में एक ही बात है। इस रिएक्शन में होता क्या है, हम पिरिडीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडामाइड के साथ या सोडियम अमाइड के साथ NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। तो यहाँ पर क्या है Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा NH2 नेगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल सेकंड कार्बन पर अटैच हो जाता है और यहाँ से हाइड्राइड आयन को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर NH2 लग गया। देखने में तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही लग रही है लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पर E पॉजिटिव स्पीसीज ऐड हुई थी और H पॉजिटिव बाहर निकला था। यहाँ पर क्या है NH2 नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीसीज ऐड होगी और हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा ना कि प्रोटॉन। तो ये कंपाउंड बन गया है, इसका नाम है चिची-बेबियन रिएक्शन। इसको थोड़ा सा मैं डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, अलग से लिख लेती हूँ।
NaNH2 से क्या बनेगा यहाँ पर NH2 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव आयन है इस सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा। ये ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम कर रहे थे तो हम अटैक को इस तरह से दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल के पास ये एरो आ रहा था, लेकिन ये एरो हमें क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। इस बार इलेक्ट्रॉन अमाइड आयन से पिरीडिन रिंग के पास जा रहे हैं, तो हम यहीं से अटैक दिखाएंगे। अब ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर आ गया NH2 और ये बॉन्ड हमने एज इट इज दिखा दिए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, हम वो भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव आयन है, उसको हम यहाँ दिखाएंगे नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम NH3 यूज करेंगे। तो यहाँ से फिर से NaNH2 बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ से हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा। जो ये वाला हाइड्राइड आयन था ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड फिर से इधर बॉन्ड बना लेगा और इधर यहाँ से ये हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया था, एक नेगेटिव स्पीसीज का अटैक करवाया था। नेगेटिव स्पीसीज ही यहाँ से बाहर निकलती है और ये फिर से एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड वापस आ गया और यहाँ पर लग गया है NH2 ग्रुप। इसी तरह से हम कुछ अदर रिएक्शंस भी करवा सकते हैं। जैसे हम पिरिडीन की रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब KOH के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा और हाइड्राइड आयन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम है, KH बाहर निकलेगा। ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमेशा H नेगेटिव हाइड्राइड आयन ही बाहर निकलता है। तो ये कंपाउंड यहाँ पर ये बन गया था 2-अमीन पिरिडीन, 2-अमीनो पिरिडीन। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिरिडीनोल। और यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि ये टोटोमराइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बॉन्ड तो इधर एज इट इज है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे पिरिडोन। जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है पिरिडीनोल, पहले तो सिंपल ये बन गया, इसके बाद ये टोटोमराइज हो जाता है 1,3 टोटोमराइजेशन। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ गई है, तो इसको बोलते हैं पिरिडोन। ओन लग जाएगा, कीटोन ग्रुप है। और रिएक्शन करते हैं हम। अगर हम अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ब्यूटाइल लिथियम ही इससे पहले भी हमने रिएक्शंस में यूज किया है, ब्यूटाइल लिथियम। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने पायरोल, फ्यूरान या थायोपिन के साथ करवाई थी तो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल लिथियम पॉजिटिव आयन यहाँ पर जो भी स्पीसीज थी वहाँ पर ऐड हो गया था। लेकिन इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। C4H9 के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिथियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाएंगे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हम अल्काइल रिंग जो चैन है हमारी वो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो C4H9 यहाँ ऐड हो जाएगा। ये एरोमेटिक है, एज इट इज मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा अगर आप लोग करना चाहो तो लिथियम हाइड्राइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं और इसकी ओरिएंटेशन करते हैं। पहले मैकेनिज्म ही कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन पिरिडीन। एक मिनट रुकना। मैकेनिज्म तो मेनली जो अभी मैंने बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर हम स्टेप वाइज चलते हैं तो स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम वही स्पीसीज लें, EZ अगर हमने लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, E पॉजिटिव Z नेगेटिव। लेकिन इस बार हम अटैक किसका करवाएंगे, इसका।
ये है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, जेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर इधर हुई है, इस कार्बन पर मैं फिर से लिख लेती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। स्टेप सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर ये अटैक होगा और ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल था वो अटैच हो गया है। अगर स्टेप वाइज ना करो तो हम सीधा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी दिखा सकते हैं। अब हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएंगे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये डिफरेंस होता है, जब भी हम न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज की रोटेशन दिखाते हैं तो हमें 2 एरो दिखाने होती है एक स्टेप में। पहले ये जो किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और उससे नेक्स्ट डबल बॉन्ड या जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ हमने न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड बन गया है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ बॉन्ड बना लेगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टेप बिल्कुल सेम वही है, बस वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड आ गया और ये नेगेटिव चार्ज। ये है कार्ब एनायन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेप थर्ड होगा रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन, अब हम हाइड्राइड आयन को रिमूव करेंगे। जो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से H नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया है, एक बार मैं इसको फिर से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड कार्बन पर जो ये भी इधर गलती कर दी थी, इसको हम गलत ही कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऐड किया हमने, यहाँ पर क्या था नेगेटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, ये हमने कार्ब एनायन लिया है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बनाएगा और सभी कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहीं से जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है यहीं से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, हाइड्राइड आयन रिमूव हो जाएगा और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें जो चाहिए वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है इसके अंदर। तो ये था मैकेनिज्म। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन की थी। नेक्स्ट स्टेप में कार्ब एनायन बनाया और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम रिमूव करते हैं प्रोटॉन को, वहाँ लिखते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर H नेगेटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम इसकी ओरिएंटेशन करेंगे कि अटैक कहाँ होता है। तो हमने देख लिया सेकंड कार्बन पर हो रहा है, लेकिन सेकंड कार्बन पर ही क्यों होता है इसका भी रीजन आ जाएगा इसके अंदर। ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जितनी पॉसिबिलिटीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थी उतनी ही इसके अंदर भी होंगी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकंड कार्बन पर भी हो सकता है, थर्ड पर भी हो सकता है और फोर्थ कार्बन पर भी हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं सेकंड कार्बन पर अटैक एट कार्बन सेकंड। इसमें मैकेनिज्म के स्टेप सेम होंगे जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं पिछले मैकेनिज्म में, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ जल्दी जल्दी। कोई भी जनरल न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ मैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक होगा सेकंड कार्बन पर। तो ये वाले बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं नाइट्रोजन पर। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इधर न्यूक्लियोफाइल है,
ये बॉन्ड इधर है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफाइल, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इधर नेगेटिव चार्ज बना देंगे। सेकंड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम अटैक करवाते हैं सेकंड कार्बन पर। अब हम डिस्कस करते हैं अटैक एट कार्बन नंबर फोर्थ कार्बन पे अटैक होगा। ये हमने न्यूक्लियोफाइल या फोर्थ कार्बन पर है तो हम सीधा इसका फोर्थ पे अटैक करवा देते हैं। इसके साथ जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उससे एडजेसेंट कार्बन पे आएंगे। ये बॉन्ड इधर एज इट इज है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ये बॉन्ड इधर एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और नाइट्रोजन के ऊपर, अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बिल्कुल सेम ही रिपीट हो रहे हैं। एक बार हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये बॉन्ड इधर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं। ज़्यादा ही गलतियाँ होने लगी हैं। pyridine फोर्थ कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला बॉन्ड इधर एज इट इज है और ये इधर बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं इसका। अब हम लास्ट अटैक दिखाते हैं थर्ड कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल थर्ड कार्बन पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए फोर्थ कार्बन पर, ये बॉन्ड इधर एज इट इज है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ भी बॉन्ड आ गया। अब इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। सेम वही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ये डबल बॉन्ड इधर एज इट इज है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, इधर डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गए। यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम अटैक करवाते हैं सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड कार्बन के ऊपर। तो अब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। जब हमने सेकंड कार्बन पर चेक किया, सेकंड कार्बन में देखो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी दोनों में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, इस वाले में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पर है, यहाँ कार्बन पर। मतलब जब अटैक करवाते हैं हम सेकंड और फोर्थ कार्बन पर तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एज कम्पेयर टू कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जब हमने थर्ड कार्बन पर अटैक करवाया तो यहाँ कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज हो। इसमें भी कार्बन के ऊपर है, इसमें भी इधर इस कार्बन पर है और इस केस में भी कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में बताया था, अगर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कम स्टेबल है, तो उसका रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि या तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा सेकंड कार्बन पर या फिर अटैक होगा फोर्थ कार्बन पर। थर्ड पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे नहीं। अब हम फोर्थ और सेकंड में ये चेक करते हैं कि किसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो ये हम pyridine का स्ट्रक्चर बना के डिस्कस करते हैं।
देखो नाइट्रोजन यहाँ पर है और जो एडजेसेंट कार्बन है सेकंड, यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ से लेती है। और जो फोर्थ कार्बन है ये तो काफ़ी दूर हो गया, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का जो माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं होगा। सबसे ज़्यादा सेकंड को जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती जाती है तो उसका इफेक्ट भी कम होता है। तो सेकंड और फोर्थ कार्बन की हम बात करें, सेकंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू फोर्थ कार्बन। रीजन इसका यही होगा कि इसके पास नाइट्रोजन है, इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली हम सेकंड कार्बन पर ही शो करेंगे। तो ये था तीनों में। पहले हम सेकंड फोर्थ को एक साथ लेके चलेंगे, थर्ड कार्बन को एलिमिनेट करते हैं इस रिएक्शन से और बाद में इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि सेकंड और फोर्थ में किसके पास ज़्यादा होगी। ये थी सभी रिएक्शंस पिरिडीन की, एक जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।